हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीमिक्स। जनरली हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चंस पिकअप करते हैं, 5 क्वेश्चंस पिकअप करते हैं, लेकिन आज यूपीएससी सीडीएस के क्वेश्चंस देखते हैं जो 13 अप्रैल 2025 को एग्जाम हुआ था। उसके अंदर किस तरीके के सवाल आए थे। इट वाज अ वेरी गुड मिक्स ऑफ सम इजी क्वेश्चंस एंड सम रादर मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस। आइए देखते हैं उनके आंसर्स किस तरीके से हो सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारे सभी कोर्सेज पे आपको 20% का डिस्काउंट प्राप्त हो सकता है अगर आप ब्लेस20 कोड का इस्तेमाल करें। यह कोड आज तक के लिए ही वैलिड रहेगा। ऑल्सो रैपिड रिवीजन कोर्स हमारा जल्द ही आ रहा है। 21 तारीख से 21 से क्लासेस शुरू होने वाली हैं और इससे आप प्रीलिम्स के 1500 के आसपास टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही फास्ट और इफेक्टिव तरीके से। क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल विल बी वेरी क्विक, रीजन इज कि 11 क्वेश्चंस कवर करने। In alignment with the guidelines of National Education Policy or New Education Policy, पोषण भी पढ़ाई भी was launched under which of the following programs? यह सवाल पूछा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के परसुएंट स्कीम्स के अंदर से। तो क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी, डी? जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखिए, न्यूट्रिशन की जहां तक बात आती है तो अर्ली चाइल्डहुड केयर 0 to 6 ईयर्स के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। अब 0 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक्टिव नहीं होती है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर कौन सा प्रोग्राम चलता है? सक्षम आंगनवाड़ी। कौन सा प्रोग्राम चलता है? सक्षम आंगनवाड़ी। और सक्षम आंगनवाड़ी के तहत यह इंश्योर किया जाता है कि 0 to 3 इयर्स ऑफ किड्स एंड 3 to 6 इयर्स ऑफ चिल्ड्रन, ये जो दो एज ग्रुप है, इनको पोषण भी मिले और पढ़ाई भी मिले। आई अंडरस्टैंड कि मिड डे मील इसके आगे वाली क्लासेस के लिए भी मिलता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8 स्टैंडर्ड के बच्चों को एक मील फ्री मिलता है जिसको हम पीएम पोषण के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां पे जो बात हो रही है, जो पोषण भी पढ़ाई भी जो इनिशिएटिव है, दैट इज पार्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सक्षम आंगनवाड़ी। दैट इज वाई द आंसर इज सी। बाकी विद्या प्रवेश के बारे में अगले क्वेश्चन में पता चलेगा क्योंकि इट इज वन ऑफ द ऑप्शंस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following program is an integrated teacher training program? Interestingly, यूपीएससी के पिछले कुछ पेपर्स में यह सवाल पूछा गया पहले भी। It has been asked earlier as well. इनमें से कौन सा आइडेंटिफाई करना है? एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, विद्या प्रवेश, निष्ठा, विद्यांजलि या दीक्षा। करेक्ट आंसर क्या होगा सर? यस, बी, निष्ठा। अब देखिए, चारों जो प्रोग्राम हैं दे आर वर्किंग फॉर एजुकेशन बट फॉर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ये कोई यूं ही नाम नहीं लिख दिए गए हैं, ये सारे इनिशिएटिव्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। तो विद्या प्रवेश बेसिकली क्या है? विद्या प्रवेश इज ट्राइंग टू प्रोवाइड अ प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर फर्स्ट ग्रेड। तो आप अगर एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए, पहली कक्षा के लिए एक प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉडल है, ताकि बच्चा जब एंटर करता है स्कूल में तो अचानक से उसे कल्चरल शॉक, एजुकेशनल शॉक लेवल का शॉक ना लगे। और यह बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, इसका नाम है विद्या प्रवेश। निष्ठा की जहां तक बात आती है, दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज निष्ठा स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये बेसिकली क्या करना चाहता है, जो स्कूल के हेडमास्टर्स हैं एंड टीचर्स हैं, उनको ऑनलाइन प्रोग्राम्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहता है। इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। विद्यांजलि ऑन द अदर हैंड, विद्यांजलि मींस विद्यादान एक तरीके से। तो आप क्या करते हो? एज अ सोशल सर्विस, यू एज अ कम्युनिटी सर्विस, यू प्रोवाइड योर सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो स्कूल्स को कम्युनिटी और प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट से इंप्रूव करना है ताकि वॉलेंटियर्स आए अलग अलग फील्ड से और कुछ छोटे मोटे कोर्सेज या बच्चों की पढ़ाई में मदद करें, उनकी मेंटोरशिप करें, इसके लिए प्रोत्साहित करना है। सो यंग प्रोफेशनल्स, रिटायर्ड टीचर्स, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दे शुड associate with the government schools, especially government schools, and they should provide education to the children in association with the schools. Last is Diksha, digital infrastructure for knowledge sharing. ये कुछ नहीं है, ये एक रिपोजिटरी है। दीक्षा इज बेसिकली रिपोजिटरी, चाहे वो ई बुक्स हो, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज हो, उसकी कलेक्शन है ये एक तरीके से। और ये बच्चे और टीचर्स
दोनों एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर टीचर ट्रेनिंग, दिस इज फॉर स्टूडेंट्स as well as teachers can access this basically. Now the third question that was asked was about Central Vigilance Commission, CVC. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, टाइम लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So which of these statements are correct? So the answer basically is that all of them are correct. CVC यानी कि Central Vigilance Commissioner या Central Vigilance Commission is a statutory body under the CVC Act of 2003. Before 2003, it was not a statutory body. But in 1997, Supreme Court of India gave a judgment in Vineet Narayan case where it said that you should create a statute or a separate law for CVC. इसके चलते CVC Act बना. CVC Act के बाद यह बताया गया कि इनकी जो अपॉइंटमेंट होंगे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड 2 अदर विजिलेंस कमिश्नर्स. द अपॉइंटमेंट्स विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट, दैट इज करेक्ट. बट द अपॉइंटमेंट इज नॉट डन जस्ट एज इट इज. ऐसे ही नहीं कि अपने मर्जी से अपॉइंटमेंट कर दी, नहीं. एक रिकमेंडेटरी कमिटी बनेगी, सिलेक्शन कमिटी बनेगी. ये कमिटी के अंदर मेंबरशिप किस तरीके से आएगी, इस कमिटी के अंदर मेंबरशिप किस तरीके से आएगी. मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इसके मेंबर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसके मेंबर होंगे और प्राइम मिनिस्टर इसके मेंबर होंगे. ठीक है. सो द सिलेक्शन कमिटी विल बी ए 3-member कमिटी जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा होंगे और होम मिनिस्टर होंगे. अब बेसिकली होता क्या था कि कई ऐसी कमिटीज बनती थी जिसके अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड यदि ना हो, if leader of opposition is not officially recognized by the speaker of the Lok Sabha, they used to not invite any person as the third member. But it was clarified by Supreme Court in the judgments that leader of the single largest group, चाहे उसको आपने लोकसभा में recognize किया है as leader of opposition या ना किया है, ठीक है, दैट्स अ सेपरेट इशू. बट लीडर ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप हैज टू कम एंड सिट इन दिस मीटिंग. और यही आपने इस ऑप्शन में देखा होगा थर्ड स्टेटमेंट में. इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप इन ऑपोजिशन इन लोकसभा कैन बी ऑन द कमिटी टू रिकमेंड अपॉइंटमेंट टू सीवीसी. सो द आंसर इज ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नीति आयोग इज करेक्ट. सो एज यू कैन सी बॉडीज के बारे में, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में सवाल पूछा गया है. मैंने अपने रैपिड रिवीजन के कोर्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक कंपाइल्ड टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर अगर आप एक ही टेबल के थ्रू 15 से 17 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कवर करना चाहते हो तो कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कोर्सेज. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नीति आयोग इज करेक्ट. पॉज करो, आंसर दो. दोनों ही सही है यार, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल. सो बेसिकली नीति आयोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है गवर्निंग काउंसिल. इस गवर्निंग काउंसिल के अंदर प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन बैठते हैं, सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स एज मेंबर्स बैठते हैं, सभी स्टेट्स सभी यूटीज जिनके लेजिस्लेचर हैं उनके भी चेयरमैन चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, और विदाउट लेजिस्लेचर वाली यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं. तो इसीलिए लद्दाख के भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होंगे वो भी इस गवर्निंग काउंसिल के अंदर बैठेंगे. सो कौन कौन मेंबर है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑल द यूटीज विच डोंट हैव लेजिस्लेचर, और इसके अलावा नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर्स, स्पेशल इनवाइटीज, ये सभी इसके अंदर मेंबरशिप रखते हैं. So both the statements are correct. Next question पे चलो. Fifth question. Which of the following statements about National Commission for Women are correct? So see, this is the third non-constitutional body they've asked a question about. CVC, नीति आयोग और National Commission for Women. तीसरा क्वेश्चन है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का. अब सबसे पहला स्टेटमेंट दैट इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स करेक्ट क्योंकि 1990 में कानून बना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, उसके तहत ये बनाया गया. Second is it has the mandate to review the constitutional and legal safeguards for women. Yes, इसका mandate वेबसाइट पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है, उसके अंदर ये भी है. और it has the mandate to advise the government on all policy matters affecting women. Yes. Now you could say or you could argue कि all policy matters को हम minutely देखें या नहीं देखें, क्योंकि अगर मैं if we talk about exactly क्या लिखा है यहाँ पे, तो इसमें एक तो ये लिखा है कि to review the existing provisions of the constitutions regarding women, ये specifically लिखा हुआ है. ठीक है, लेकिन इसमें एडवाइस करने की बात की गई.
ठीक है, एडवाइस करने की बात की गई है, दैट दे इट विल पार्टिसिपेट एंड एडवाइस ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, ऑल्दो एक्सप्लिसिटली ये चीज नहीं लिखी कि इसके मैंडेट में कि ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन। सो देयर माइट बी अ माइंडसेट विच माइट से, या कह सकता है कि नहीं यार, ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन, इस पे एडवाइस करने का मैंडेट इसको नहीं है। बट अल्टीमेटली इफ यू सी द एंटायर लिस्ट ऑफ मैंडेट इन टोटलिटी, आउटकम तो यही निकल के आता है। तो इसलिए सेफर ऑप्शन अमंग्स द टू इज 1, 2 and 3, ऑल द स्टेटमेंट्स बीइंग correct. Having said that, I will not be surprised that if in the official answer key they skip third, तीसरे वाला skip भी कर दे, और ऐसा कुछ questions में होता है ना, don't fret about it. ठीक है, इतना सोचो मत इसके बारे। Which among the following is the latest language to be included in the 8th schedule of the Constitution of India? भारत के संविधान में 8वें शेड्यूल में ऐड होने वाली लेटेस्ट भाषा कौन सी है? मैथिली, नेपाली, कोंकणी या मणिपुरी? और ये चीज मैं 2 हफ्ते पहले के प्रीमिक्स में डिस्कस कर चुका हूं, ये पेपर जब हुआ था उससे पहले। तो अगर कुछ किसी ने वो प्रीमिक्स देखा होगा तो उसका ये क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। सो द आंसर इज मैथिली इज द वन, बिकॉज ये 2003 के अमेंडमेंट में ऐड हुई थी। मैंने पिछले हफ्ते के प्रीमिक्स, पिछले से पिछले हफ्ते, मतलब बिफोर दिस एग्जाम वाज हेल्ड, इन द प्रीमिक्स आई हैव कैटेगोरिकली डिस्कस्ड अ क्वेश्चन अबाउट 8th शेड्यूल, वेयर आई सेड कि क्योंकि लैंग्वेजेस या ऑफिशियल लैंग्वेजेस इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसलिए उससे जुड़ा ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। और 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं तो 3 स्टेजेस में इसमें लैंग्वेजेस ऐड होती है। पहली स्टेज में यानी कि 21st अमेंडमेंट से इसमें सिंधी भाषा का एडिशन होता है, इजाफा होता है। 71st अमेंडमेंट से इसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा का इंक्रीज होता है। एंड 92nd विच वॉज द लेटेस्ट वन, उसमें बोडो, मैथिली, डोगरी और संथली भाषा का एडिशन होता है। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर, वेरी इजी अगर जनरली आपने पढ़ा होता है। वंस अगेन कॉमन सेंस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स? काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होता है? राज्यसभा। राज्यसभा में कौन सी स्टेट की सबसे ज्यादा सीटें होंगी, जिसकी इनमें से पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी? सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, क्या आंसर इसका? हाँ जी, बिहार। बिहार की सबसे ज्यादा सीटें हैं। अगर आप 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो उसमें लिस्ट बताई गई है कि भाई आंध्र प्रदेश की इतनी, असम की इतनी सीटें हैं। वही लिस्ट में अगर आप बिहार का नाम देखोगे तो बिहार के पास 16 सीटें हैं। एंड ऑफ कोर्स जितने भी बाकी ऑप्शंस है वहां पे पॉपुलेशन बिहार से कम है, इसीलिए सीटें कम है। बहुत ही सिंपल रेगुलर क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन विच इज वंस अगेन डिबेट वाला, बट फिर भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्राई टू सॉल्व दिस फर्स्ट, पॉज करो, try to answer this. What is the answer? Okay, let us read it. Which of the following statements is or are correct as per the Constitution of India? Now, this has to be read in totality. जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, that which of the following is or are correct as per the Constitution of India, that means मुझे ये निर्देश दिया गया कि मैं संविधान के टेक्स्ट के ऊपर जाऊं। ठीक है, not according to Supreme Court's interpretation of it, probably not according to Supreme Court's studying or understanding of it. इसीलिए मुझे ये as per Constitution of India पे ज्यादा ध्यान देना है। ये क्या कहता है? 86th Constitutional Amendment Act has added the right to education to the chapter of directive principles of state policy. The answer is it might have changed or amended Article 45. 86th अमेंडमेंट से आर्टिकल 45 चेंज या अमेंड जरूर हुआ होगा, लेकिन उसने एक नया अधिकार नहीं ऐड किया है। वहां पे नया अधिकार तो फंडामेंटल राइट्स में ऐड हुआ है, आर्टिकल 21A में ऐड हुआ है। इसीलिए ये इनिशियल स्टेटमेंट गलत है। हालांकि आर्टिकल 45 में यह लिखा गया है कि 0 to 6 years ऑफ एज के जो बच्चे होंगे उनके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए आप ये देख सकते हो दैट 86th अमेंडमेंट के द्वारा ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन आर बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। Now, if it was not written as per the Constitution of India, then I would have thought a lot about it and thought कि यार right to work को बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के अंदर या कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के अंदर, चाहे वो राइट टू वर्क हो चाहे वो राइट टू लाइवलीहुड हो, उसे फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा माना गया है।
फॉर एग्जाम्पल 1986 में ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक जजमेंट आती है, जिसमें यह कहा जाता है कि लाइवलीहुड लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी आर्टिकल 21 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यह राइट टू लाइफ जो है या राइट टू लाइवलीहुड जो है वो वर्क के साथ एसोसिएट किया जा सकता था और यह माना जा सकता था कि ओके दिस इज आल्सो फंडामेंटल राइट। एंड आर्टिकल 41 के अंदर राइट टू वर्क और लिविंग वेजेस प्रोवाइड करना यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी है। इसका मतलब ये दोनों फंडामेंटल राइट भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है। बट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर देखा जाए, तो राइट टू वर्क इज नॉट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। सो आई एम इंक्लाइंड टू गो विद दैट both these statements are incorrect. I am inclined to go with this answer that both these statements are incorrect as per the interpretation of the question and the required answer. ठीक है, तो इसीलिए पॉसिबल आंसर्स है ये या ये, बट अगर मैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जाऊंगा तो मुझे डी आंसर इसका मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की परिभाषा में क्या क्या आता है। हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। What comes under definition of state? All of these. भारत की पार्लियामेंट, स्टेट की गवर्नमेंट, स्टेट की लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज, all of these. So 1, 2, 3, 4. Very, very simple, straightforward. Another question which is not very straightforward, so to speak. Try to pause the screen. Try to answer this question. So, which of the following description with regard to parliamentary privilege for members of Parliament of India is or are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में सही है? सबसे पहली स्टेटमेंट यह है, स्पीकर इज एम्पावर्ड टू रेफर सुओ मोटो एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज फॉर इन्वेस्टिगेशन। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं? आर्टिकल 105 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ फ्रॉम इंटरफेरेंस इन एन एक्शन डन विद इन द हाउस, है ना। सो यू आर नॉट लायबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर अ वोट गिवन और a statement made on in the premises of the house. But apart from that there are multiple privileges. अब अगर breach of privilege होता है, यानी privilege breach होता है, तो privilege motion move किया जाता है सदन में, हाउस में। लेकिन स्पीकर खुद से कोई मैटर breach of privilege का क्या रेफर कर सकते हैं privileges committee को? The answer is yes. It is very well mentioned that the speaker themselves have the option of referring a matter to the privileges committee. Second, a question of privilege is accorded priority over other items in the list of business. Yes, अगर आप रूल्स को ध्यान से पढ़ोगे तो रूल्स के हिसाब से प्रिविलेज के क्वेश्चन को प्रायोरिटी मिलती है ओवर अदर आइटम्स। ठीक है, बाकी आइटम्स जो हैं, बाकी कोई चीज बिजनेस के लिए डिस्कस करनी है उसको साइड पे रखते हो और प्रिविलेज मोशन को प्रायोरिटी देते हो। थर्ड, प्रिविलेज एक्सटेंड्स टू फ्रीडम फ्रॉम प्रिवेंटिव अरेस्ट और डिटेंशन। नो, एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपको क्रिमिनल केसेस के अंदर अरेस्ट किया जाना है, चाहे वो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो अंडर आर्टिकल 22 या प्यूनिटिव डिटेंशन हो, किसी भी प्रकार का अरेस्ट हो क्रिमिनल केस में, तो आपको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती। ठीक है, नो फ्रीडम फ्रॉम प्रिवेंटिव डिटेंशन, नो फ्रीडम फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नो फ्रीडम फ्रॉम क्रिमिनल अरेस्ट एज फार एज प्रिविलेजेस आर कंसर्न्ड। इसका मतलब इसका आंसर है सी 1 and 2 only. So this was a tricky one because generally we don't go too much into the depth of the rules of procedure. ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन जो एडजर्नमेंट मोशन के बारे में है, अगला क्वेश्चन, ये मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया रूल्स में से निकाल के, वहां से पढ़ लेना, वर्बेटिम उन्होंने वहां से चीजें उठाई हैं। अब क्वेश्चन 11 एडजर्नमेंट मोशन के बारे में है, इसको लेकर भी देयर आर 2 सेट्स ऑफ थॉट प्रोसेस, बट मेरा थॉट प्रोसेस इस क्वेश्चन को लेकर क्लियर कट है। आप देख लीजिए आप इसका क्या आंसर देने वाले हैं। So which one among the following statements about an adjournment motion in the parliament is not correct? Not correct. पढ़ा था ये not correct? सबसे पहले तो ये थे। Its objective is to draw attention of the house to any recent matters of urgent public importance. Yes. एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में मूव किया जा सकता है और वो अगर किसी रीसेंट अर्जेंट मैटर के ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं है तो वो एडजर्नमेंट मोशन नहीं है। दैट मींस नंबर 1 इज करेक्ट। एडजर्नमेंट मोशन इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर। Why? Because entire process of the Lok Sabha or the entire legislative business of the Lok Sabha has to be stopped if House has to be adjourned. क्योंकि in normal circumstances House adjourn करने की पावर किसके पास होती है? स्पीकर के पास। लेकिन अगर इतना अर्जेंट मैटर है कि अभी जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको एकदम स्थगित करना है, रोकना है, adjourn करना है, तो वो extraordinary ही प्रोसीजर होगा।
ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मली हो जाएगा। और इसीलिए जब वो एक्सेप्ट करना है उस वक्त चेयर के पास डिस्क्रेशन होती है कि वो कंसेंट ना दे, वो एक्सेप्ट ना करे, बिकॉज इट इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोसीजर। ठीक है, ऑल्दो अगर वो कंसेंट नहीं देते हैं और कंसेंट देने से डाउट करते हैं तो वो एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या वो ये कह सकते हैं कि कितने लोग फेवर में हैं जो चाहते हैं कि इस एडजर्नमेंट मोशन को टेकअप किया जाए। फिर उसके बाद 50 मेंबर्स अगर कह देते हैं, 50 मेंबर अगर कह देते हैं कि देखिए भाई साहब इस एडजर्नमेंट मोशन को टेकअप किया जाना चाहिए, फिर उसके बाद वो इस एडजर्नमेंट मोशन को टेकअप करते। बट इनिशियली जब एडजर्नमेंट मोशन मूव किया जाता है तब उनके पास ये डिस्क्रिशन है कि उसको टेकअप करना है या नहीं करना है। मेनी प्लेसेस दे हैव, जब ये आंसर डिस्कस हुआ है और जहां पे टेक्स्ट भी मैंने लिटरेचर भी देखी, वहां पे इस स्टेटमेंट को गलत कहा गया है। इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट इनकरेक्ट, बिकॉज इन द फर्स्ट इंस्टेंस वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्पीकर के पास कुछ ना कुछ ऑप्शन होता है। द वन विच सीम्स टू बी द मोस्ट रॉन्ग अमंग्स देम इज सी। This motion can be invoked on any matter of urgent public importance that may even be within the jurisdiction of state government. सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट goes beyond, ये स्टेटमेंट बियॉन्ड जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट के मैटर को इंक्लूड कर रहा है प्रिविलेज मोशन के अंदर। जबकि अगर आप एक्चुअल रूल्स ऑफ प्रोसीजर देखो, ये चैप्टर नंबर 9 है, लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। चैप्टर नंबर 9 में एडजर्नमेंट मोशन के बारे में बताया गया है और इसमें ना आपको ये देखना है, ये क्या है, ये है रूल नंबर 58 सब सेक्शन सब क्लॉज 3। क्या कहता है? द मोशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ रीसेंट अकरेंस इन्वॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पे बहुत ही प्रिसाइसली उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर्स को एडजर्नमेंट मोशन का हिस्सा बनाने की बात की है। और क्वेश्चन में उसने एडजर्नमेंट मोशन इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पूछा है। यह नहीं पूछा है कि विधानसभा के एडजर्नमेंट मोशन में क्या हो सकता है। दैट कनेक्ट विद दिस सीम्स टू से दैट दिस शुड बी द इनकरेक्ट वन, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े मैटर्स को आपने रेज करना है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट से जुड़े। इसी के साथ हमारे 11 क्वेश्चन होते हैं समाप्त और 20% डिस्काउंट के बारे में पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट वीक आपको 2 ऑप्शन देता हूं, इनमें से कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए। फर्स्ट इज इंडिया ईयर बुक, सेकेंड इज जुडिशियल डॉक्ट्रिन। जुडिशियल डॉक्ट्रिन, आप जिसको ज्यादा वोट दोगे उस टॉपिक पे सवाल अगले हफ्ते के हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।